हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीजीटी केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर का डिस्कशन कर रहे थे और एक पार्ट प्रीवियस ईयर 2002 का पेपर हो चुका है जिसमें 25 क्वेश्चन है। हम लोग 25 क्वेश्चन का एक सेट बना के छोटे छोटे वीडियोस डाल रहे हैं अपने चैनल पे, जिससे कि आप लोग को देखने में प्रॉब्लम ना हो और आप लोग भी कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। और जाहिर है कि इससे एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये बर्डन नहीं रहेगा कि अभी हमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, पेपर प्रीवियस ईयर के नहीं सॉल्व किए। तो मेरे माध्यम से आप यहाँ पे सारे पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो आप लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग 22 क्वेश्चन तक पिछली बार किए थे और आज हम 23 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये 2002 पीजीटी यूपी पीजीटी का पेपर है और यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा जैसा कि कहा जा रहा है। और इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा रेगुलरिटी ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि बहुत से अभी आयोग में देखिए आप, जैसे फॉर्म आया है, जैसे लास्ट डेट ख़त्म हुई है उसकी एक ही हफ्ते बाद नोटिस आ गया कि आपका एग्ज़ाम 10 दिन बाद है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो फिर आप बाद में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे कोर्स और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अभी से लगे रहिए। और जो लोग सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं वो इस समय अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं 24 आवर। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। तो जितनी जल्दी आप सिलेबस ख़त्म करके बार बार रिवीजन करेंगे और बार बार क्वेश्चन लगाएंगे तो सिलेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे और लोगों के कंपैरिजन में। तो आप लोग प्लीज़ अभी से थोड़ा मेहनत करिए और आगे बढ़िए, जिससे कि आप लोग जल्दी से जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब पा सकें। रिस्पेक्टेड जॉब है ये। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया। तो मैं उसके लिए एक अलग बना दूंगा वीडियो, एक छोटा वीडियो जिसमें आपका डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मन में डाउट नहीं रहना चाहिए पढ़ते समय। तो आप लोग जो भी डाउट आए वो प्लीज़ बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, कैसे करना है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, पेपर में जगह कम होती है तो और दोबारा नीचे लिखना फिर उसको अपलोड करने में ज़्यादा समय लगता है और मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि मैं बोर्ड पे आके आपको पढ़ा पाऊँ। और तब तक जब तक ये व्यवस्था नहीं हो जाती है बोर्ड पे आने वाली, तब तक हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कम से कम 20 साल के पेपर तो सॉल्व कर ही लें, यूपी पीजीटी और यूपी पीसीएस के। और जाहिर सी बात है, अगर आप ये दोनों सॉल्व कर लेंगे तो आप मान के चलिए और लोगों से बहुत बेहतर स्थिति आपकी रहेगी। बाकी आप नोट्स तो पढ़ ही रहे होंगे, कोचिंग भी आप लोगों ने ज्वाइन कर ही ली होगी कोई ना कोई। तो वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता है जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ वो लोग एक एक क्वेश्चन पकड़ के आपको पूरा सॉल्व बताएंगे, वो बता भी नहीं सकते हैं और ना उनके पास इतना समय है। वो बस एक नोट्स देंगे आपको और इसी हिसाब से जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता है एक चैप्टर वाइज, बस वही आपको पढ़ा दिया जाएगा। और ये नहीं देखते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने समय में प्रिपरेशन की थी वही वो पुरानी नोट्स उठा के देने लगते हैं। और जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसी नोट्स में से ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व करते नहीं हैं। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन करेगा सॉल्व वही क्रैक कर पाएगा इस एग्ज़ाम को। तो अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन। तो हेनरी लॉ पे क्वेश्चन पहले भी एक बार हम लोग शायद डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो इसमें दिया है कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ
at a constant temperature the quantity of a gas dissolved by a given volume of liquid is directly proportional to the pressure of the gas। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी बराबर क्या होता है, सॉलिबिलिटी क्या होता है बराबर के पी, तो एस बराबर के पी, तो एस क्या है सॉलिबिलिटी इन मोल पर लीटर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आपको जूम कर देता हूँ जिससे कि ज़्यादा क्लियर रहे आप लोगों को, और आप लोग स्क्रीन बड़ा करके फुल करके देखा करिए फ़ोन में, और 480 पिक्सल पे अगर देखेंगे तो बहुत ही क्लियर दिखेगा आपको। थोड़ा सा नेट का खर्चा आएगा, तो एग्ज़ाम के लिए 2 महीने थोड़ा सा आप मोबाइल 1 GB का डाटा और बढ़वा लीजिए, तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो एस है, एस इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी इन मोल पर लीटर, के इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट, और पी इज इक्वल टू प्रेशर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। और हेनरी लॉ के हिसाब से क्या होता है कि जब प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड increases। when pressure increases solubility of a gas in a given volume of liquid increases। और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जस्ट रिवर्स होता है, तो when temperature increases solubility of a gas in a given volume of liquid decreases। तो ये डिफरेंस है टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट है हेनरी लॉ पे। ये दोनों मैंने यहाँ बता दिया है कि दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप उसको कर लें आराम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रेशर, और टेम्परेचर पे क्या होगा डिक्रीज़ होगा। ठीक है, यहाँ इंक्रीज़ पूछा है इसलिए प्रेशर, अगर ये डिक्रीज़ पूछ लेता टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लुईस एसिड। तो एसिड क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या है Ag+, साफ साफ दिख रहा है, तो लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है ना Ag+ के पास, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और ये लुईस एसिड है। ठीक है, फिर हम 25th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ करेक्टली मैच, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर और हीटॉर्फ। इसका द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर वॉज गिवन बाय हीटॉर्फ। 1 मिनट मैं इसका देख लेता हूँ कि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, वैसे सॉरी मैं इसका ऐड नहीं किया एक्सप्लेनेशन। तो इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पे जितना मैंने बताया है इतने से आपका काम चल जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है पहले ये देख लीजिए आप। तो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करेंट कैरीड बाई एन आयन इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में पता चल गया आपको, ये क्या है। और द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर वाज गिवन बाय हीटॉर्फ। तो यहाँ यही पूछा था कि हीटॉर्फ और ट्रांसपोर्ट नंबर, तो इन्होंने ही दिया था, और ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। फिर हम चलते हैं, एन ऑरेंज इज़ अ रिच सोर्स ऑफ। तो ऑरेंज खाने में कैसा होता है, खट्टा होता है, और हम लोग दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया मीठा है ना, मतलब क्या ही है। ठीक है, तो ऑरेंज क्या है विटामिन सी, जितने भी खट्टे होते हैं सब में क्या होता है विटामिन सी। तो ऑल सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी। ये तो एकदम इजी था, इसलिए यहाँ कुछ जहाँ पे देखिए ज़रूरत नहीं होगी एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पे सफिशियंट एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं लिखता हूँ। जहाँ ज़रूरत लगती है मुझे, जो कुछ नया लगता है, जो लगता है कि वो शायद आपको प्रॉब्लम हो करने में, तो वहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ, और वहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा नोट करा देता हूँ, इसको पढ़ के आपके दिमाग में वो रहे। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो जिनकी ज़रूरत नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो पहला है कि जर्मन सिल्वर एन अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर एंड जिंक, तो ये गलत है। देयर इज़ नो जिंक इन ब्रास, ये भी गलत है। ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ये सही है। अब देखिए नीचे तीनों का जो है दिया है आपको। तो जर्मन सिल्वर क्या होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, ब्रास क्या होता है आपको कॉपर प्लस जिंक, और ब्रॉन्ज क्या होता है आपको कॉपर प्लस टिन। तो इसलिए हमारा केवल थर्ड ऑप्शन ही सही है। फिर हम आते हैं 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन, द सब्सटेंस दैट इज़ नॉट पॉलीमेरिक इन नेचर इज़। तो कौन सा इसमें जो है पॉलीमर नहीं है आपका ग्लूकोज, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी हम जानते हैं, नाइलॉन भी हम जानते हैं, स्टार्च भी जो है पॉलीमेरिक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है,
फिर है 29 क्वेश्चन, द सब्सटेंस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टेन स्टेट इज। तो मोल्टेन स्टेट पे कौन इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा, तो ये होगा आंसर आपका कॉमन सॉल्ट NaCl। तो सिंस कॉमन सॉल्ट NaCl इज composed of oppositely charged ion and they are free to move in molten state। तो NaCl is ionic compound, so in molten state it will form Na plus Cl minus ion and these ions conduct electricities। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉमन सॉल्ट 29। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 30 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आइसोटोप्स इन विच हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट। तो ये हाइड्रोजन चैप्टर तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो लोग हाइड्रोजन चैप्टर का वीडियो नहीं देखे होंगे वो देख लें, और इसके भी मैंने शायद 3 सेट कराए थे आपको। तो हाइड्रोजन पे ही स्पेशली क्वेश्चंस हैं सारे, वो चैप्टर वाइज जो एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप हाइड्रोजन के बारे में जितना भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए सारी बताई गई हैं और सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। तो हाइड्रोजन कंप्लीट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 1,2D और ट्राइटियम 1T3 आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें रेडियो एक्टिव कौन सा होता है, ट्राइटियम। सबसे कॉमन कौन सा होता है, ड्यूटीरियम। सब बताया है मैंने वीडियो में। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है इसके पहले साल, जो इसके पहले जो पेपर हमने सॉल्व किया तो उसमें पूछा था शायद कि सबसे कॉमन कौन सा है या रेडियो एक्टिव, कुछ क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन पे। आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम इज़ केप्ट इन केरोसिन। तो लैब में भी कई लोग जब लैब में काम करते हैं तो भी हम लोग सोडियम लेते थे, बहुत क्या बोलते हैं वो जल्दी बर्न होता है। तो सोडियम तो वो इसलिए हम लोग केरोसिन में रखते हैं क्योंकि इट टेंड्स टू टार्निश इन एयर। ठीक है, और ये क्या करता है, डिसकलर कर देता है मेटल के सरफेस को। तो इसलिए ऑल द एल्कली मेटल्स टार्निश रैपिडली ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एट द सरफेस। दे आर देयरफॉर ऑलवेज केप्ट अंडर केरोसिन और पैराफिन ऑयल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ एयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। फिर हम आते हैं 32 क्वेश्चन पे, आयरन आर्टिकल्स आर रस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। तो लोहे पे जंग जो है किसकी वजह से लग जाती है, अ मिक्सचर ऑफ फेरस एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड्स के वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर आयरन ऑक्साइड्स टू अ मिक्सचर ऑफ फेरस एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड नोन एज रस्ट। तो ये भी सबको पता ही होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH यील्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इसका रिएक्शन मैं यहाँ लिख नहीं पाया और ये मैं आपको दे दूंगा बाद में, या जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये करा दूंगा विथ मैकेनिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा अ मिक्सचर ऑफ पैरा नाइट्रोबेंजोइल एल्कोहल बेंजिल एल्कोहल एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो 33 क्वेश्चन हो गया। फिर 34 क्वेश्चन पे आते हैं कि 34 क्वेश्चन है द रेट ऑफ केमिस, एक मिनट, हाँ फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि द रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। सेकंड ऑप्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। थर्ड ऑप्शन है इज मैक्सिमम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नेक्स्ट है इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो इसका आंसर यहाँ पे फोर्थ दिया है, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इन केमिसॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। बस जब मैंने इसको पढ़ा तो ये जो है गलत आंसर दिया है, तो इसका मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आंसर आप पहले देख लीजिए, द रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन, इसका आंसर होगा डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिया है आपका फोर्थ, इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो ये गलत है और इसका एक्सप्लेनेशन ये नीचे दिया है, आप देखिए, ये है द रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स ऑफ केमिकल स्पीसीज इंसिडेंट ऑन द सबस्ट्रेट सरफेस। हाई इंसिडेंट फ्लक्स रिजल्ट्स इन हाई केमिसॉर्प्शन rates. As we keep increasing the pressure, the incident flux gets reduced due to low diffusion length of species and hence a decrease in the rate of chemisoption. Low pressure result in larger diffusion length of chemical species towards the substrates. As a result of the flux incidence on substrate,
सरफेस इंक्रीजेस विच इवेंचुअली रिजल्ट्स इन हाई एब्सॉर्प्शन रेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो यहाँ गलत आंसर दिया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन के बारे में यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया है और पूछा है कि इसमें से कौन से सही है। तो फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म फेल्स एट हाई प्रेशर, ये भी सही है। इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन मल्टी लेयर एंड एब्जॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर आर फॉरवर्ड, ये भी सही है। इन केमिकल एड्जॉर्प्शन हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व, ये भी सही है। तो इसका मतलब है तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये सही हैं। और ये देखिए आप, इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये टॉपिक हमें अब पढ़ लेना चाहिए। बाकी क्वेश्चन तो यहाँ पे मैं करा ही दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे होंगे वहाँ पे आप इसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा। और वैसे तो मैं भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी मेरा फोकस क्वेश्चन पे जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि जितनी जल्दी मैं पेपर ख़त्म कर दूँगा उसके बाद ही पढ़ाना शुरू करूँगा। तो 36 क्वेश्चन पे हम देखते हैं, यहाँ मैचिंग करनी है। तो ये मैचिंग मैंने चेक कर ली थी, सारी सही हैं। तो इसमें देखिए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ सबका मैचिंग करना था, तो ये सबका है। ए का 4th हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा, सी का 2nd हो जाएगा और डी का 1st हो जाएगा। सबका यहाँ पे दिया हुआ है फार्मूला, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ बताना नहीं है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग दिस कोड। तो पहले तो आप देख लीजिए कि आंसर सेलेक्ट करने से पहले आप सब देख लीजिए कि जो यहाँ पूछा है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। तो क्वेश्चन है हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द अमोनिया। इसमें पूछा है कैटलिस्ट कौन सा यूज्ड होता है हैबर प्रोसेस में। तो सबको पता है आयरन, तो आयरन जो है मेनली यूज़ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयरन। फिर है डेकॉन प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ Cl2, मतलब क्लोरीन के फॉर्मेशन में डेकॉन प्रोसेस में। तो ये देखिए इसका रिएक्शन मैंने लिख दिया है ऊपर, 4HCl + O2 प्लस, तो फिर बनेगा ये आपका 2H2O + 2Cl2। तो यही डेकॉन प्रोसेस है और इसमें हम CuCl2 कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कॉपर। फिर है बोस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ OH2। तो ये बोस प्रोसेस मैंने वहाँ भी आपको पढ़ाया है हाइड्रोजन चैप्टर में। तो बोस प्रोसेस में देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको कैटलिस्ट कौन सा है, यहाँ भी आपका आयरन ही है, कैटलिस्ट की तरह यूज़ हो रहा है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओस्टवार्ड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3। तो यहाँ पे लिखा गलत था, प्लेटिनाइज एस्बेस्टस लिखा है, लेकिन यहाँ प्लेटिनम होगा। तो इसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो ये चारों का देखिए रिएक्शन और कैटलिस्ट, और जहाँ गलत लिखा था मैंने उसको सही करके बता दिया है। आप 2 बार वीडियो देखेंगे फॉरवर्ड करके, और तो आपको याद हो जाएगा। और इसमें से रिएक्शन भी सारी आपको पता ही होंगी। तो बॉस तो मैंने पढ़ाया भी है। हैबर प्रोसेस बहुत फेमस रिएक्शन है अमोनिया की, N2+H2। तो इसमें देखिए रेशियो जो है ये इंपॉर्टेंट था, मैंने देखा एक एग्ज़ाम में पूछा था कि इसका रेशियो किस रेशियो में लेते हैं N2 और H2 को। तो 1:3 के रेशियो में लेते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ द एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम यूज़ होता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू बाल्टोज इज कैटलाइज्ड बाय डायस्टेज, तो प्रेजेंट इन जर्मिनेटेड बार्ली। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 4th। तो 38 क्वेश्चन हो गया। फिर हम आते हैं 39 क्वेश्चन पे। तो 39 क्वेश्चन पे क्या पूछा है, एन एलिफेनिक कंपाउंड ऑन ओजोलिसिस गिव्स ऑन मॉलिक्यूल ईच ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड मिथाइल ग्लाइकॉल आर प्रेजेंट कंपाउंड इज। तो इसका आंसर देखिए आपका 2nd है। और यहाँ पे इसका रिएक्शन भी दिया हुआ है ओजोनोलिसिस करके। तो इसमें कुछ बताना नहीं था कि ये जो बन गया। देखिए इसमें जो है तीनों चीज़ जो है फॉर्मेशन हो जा रहा है।
तो इसमें पूछना था कि इन तीनों के साथ रिएक्शन करने पे किस रिएक्शन में फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिए यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल ग्लाइऑक्सॉल सब का फॉर्मेशन इससे हो रहा है। तो आप इस रिएक्शन को एक बार पेन कॉपी लेके लिख लेंगे तो आपको भी तैयार हो जाएगा। फिर हम चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर हम चलते हैं 40 क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन M2+ आयंस इन 78। M2+ ions is 78. The element M will have is position in modern form of periodic table। तो periodic table में इसका पूछा है कि ये जो है किस ब्लॉक में है। तो M2+ है 78, तो M क्या हो गया, मेटल कौन सा हो गया 80, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 80। तो ये किसका हो गया, मरकरी का। तो मरकरी किससे बिलोंग करता है, हमारा D ब्लॉक से। तो इसलिए जो है हमारा आंसर हो जाएगा 4th D ब्लॉक। ठीक है, फिर हम आते हैं 41 क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा है कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैडोलिनियम। और सबका यहाँ पे मैंने जो है एटॉमिक नंबर भी लिखा है। आप इसमें अनपेयर्ड निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसको अलग से लिखने के लिए मैंने फिर इसका बनाया नहीं, आप आराम से इसका निकाल सकते हैं सब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गैडोलिनियम। ठीक है, ये देख लीजिए आप किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, नीचे लिखे भी हैं। Fe2+, गैडोलिनियम 3+, Mn2+, एंड निकल 2+ है 4752 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। तो हमको यहाँ पे फिर से मैचिंग करनी है। एक काम में आप कर सकते हैं, जितने भी मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं उसको आप एक अलग पेज पे नोट कर लीजिए। जितने भी इन 20 सालों में पेपर हुए हैं पीजीटी के, यूपी पीजीटी के, तो उसमें मुझे लगता है 3-4 पेज में मैचिंग वाले क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। और जब आप रिवीजन करेंगे तो उसको अगर एक जगह लिख लेंगे तो 1-2 बार प्रैक्टिस करने पे आपको बहुत इजी रहेगा पढ़ना। और अभी भी आपको लिख के प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो बेटर होगा कि एक पेज पे मैचिंग वाला अलग से लिख लें, 2 पेज में आएगा, 3 पेज में आएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग पेज में लिखें, कॉपी न बना के पेज में लिखें और उसको जोड़ते जाएं वहाँ पे। तो एग्ज़ाम समय बहुत सही रहेगा आपके लिए रिवीजन करने में। तो हिटॉर्फ ट्रांसपोर्ट नंबर अभी हमने इसको देखा ही था, इसके बारे में पढ़ा भी था कि ट्रांसपोर्ट नंबर होता क्या है। फिर है कोलोराउस लॉ, ये हम लोग पढ़े ही हैं, MSc में पढ़े हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस और डिबाई हकल एंड रूल जो है ये भी हम लोग पढ़े थे। तो इसका हो जाएगा थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और ओस्टवाल्ड का भी अभी पीछे ही इसी पेपर में क्वेश्चन आया था, तो डाइल्यूशन लॉ। तो देखिए ये जो नाम आ रहे हैं इनको एक जगह लिख के आप जब कोचिंग जब पढ़ रहे हैं या जहाँ भी पढ़ रहे हैं, अपने बुक से पढ़ रहे हैं, नोट्स तो आप पढ़ ही रहे होंगे साथ के साथ, तो वहाँ पे उनको आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व हम लोग जितने पीछे से कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ये है कि जो जो एग्ज़ाम में जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब हिटॉर्फ पढ़ रहे हैं तो आप हिटॉर्फ पे लिख दीजिए 2002 पीजीटी। तो इससे क्या होगा कि आप उसको जब रिवीजन करेंगे ना तो आपको मतलब फोकस रहेगा वहाँ पे। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं बनाता कि आप एकदम नया क्वेश्चन बना देंगे पेपर में, आप जो कभी नहीं सुने हैं। इन्हीं के बीच में से क्वेश्चन बनेगा। हिटॉफ में जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर है, अब हिटॉफ के बारे में 2-4 लाइन और पढ़ लीजिए, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है ये पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको अगली बार ट्रांसपोर्ट नंबर पूछ ले। तो टॉपिक पे अगर आप टिक कर लेंगे और रिवीजन करते समय उस पर थोड़ा सा इस पर अलग से फोकस करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। फिर है वर्नर्स थ्योरी, तो सब पढ़ेंगे वैसे। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो वर्नर्स थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, तो उसके हिसाब से पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल, वाइल सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल एंड डायरेक्शनल। तो ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, फिर हम और जो मेटल एटम क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो 2 तरह की वैलेंसी शो करता है। तो मुझे लगा ये यहाँ पे मैं नोट कर दूँ। फिर 44 क्वेश्चन हम देखेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन शायद 2002 ये पेपर हम सॉल्व करें 2000 में भी आया था सेम क्वेश्चन। तो मतलब बस तरीका चेंज था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पूछा था ऑर्डर, तो मैंने उस समय आपको बताया था कि क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। पूरा सीक्वेंस ऐसे ही था। तो सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है आपका
2002 पीजीटी में। तो अगर आप 20 साल का इसी तरह पेपर सॉल्व करेंगे तो आप मान के चलिए आपको 40 क्वेश्चन तो रिपीट होने ही हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे क्लोरीन की सबसे कम बताया है, तो क्लोरीन की कम बताया फ्लोरीन से, तो ये गलत है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और ये क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन पिछले क्लास में किया है, पिछले जहाँ पे 2000 के पेपर में। तो आप लोग उन 2000 के चारों सेट क्वेश्चन सॉल्व जो मैंने कराए हैं उसका वीडियो ज़रूर देख लीजिए और कई बार देखिए। और ये दूसरा सेट है, इसका भी पहला सेट देखिए, क्योंकि जब मैं अपलोड करूँ वीडियो उसी टाइम आप इसको ज़रूर देखिए। और हो सके तो हर एक दिन पे उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इतना छोटा वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है। आप फुल स्क्रीन करिए मोबाइल जो है और ईयरफोन लगाइए और 1.75 की स्पीड पे आप सारा वीडियो देख लीजिए या 1.5 कर लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। 10 मिनट 15 मिनट में सारा वीडियो कंप्लीट। और आप सोचिए अब बिना कुछ किए लेटे लेटे 30 क्वेश्चन डेली अब तैयार कर रहे हैं। तो अगर यही कंटिन्यूटी बनी रही ना तो आप 2 महीने में इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे कि एग्ज़ाम में 40-50 क्वेश्चन तो मतलब आपको देखते ही बन जाएंगे पहली बार में। पेन नहीं उठाना पड़ेगा, वहाँ आंसर ही पता होगा आपको, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। फिर है 45 क्वेश्चन, ऑन हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड HNO3 प्रोटीन गिव्स येलो कलर, दिस टेस्ट इज कॉल्ड। तो ये कौन सा टेस्ट होता है? ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। तो ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट क्या होता है? अब जैसे आप नोट्स पढ़ रहे हैं या कोचिंग में पढ़ रहे हैं या पीजीटी के नोट्स तो सभी ले लिए होंगे, वो तो मुझे ही पता है। तो आप देखिए उसमें जहाँ प्रोटीन वोटीन पढ़ाया है वहाँ ये टेस्ट पढ़ाया है कि नहीं। अगर पढ़ाया है, उसमें लिखा है, तब तो वो नोट्स काम का है आपका। अदरवाइज़ आप देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और आपको पढ़ाया क्या जा रहा है। यही सब डिफरेंसेस होते हैं जब हम कोचिंग कर लेते हैं और उसके बाद जब पेपर होता है तो कोचिंग जो पढ़ाया गया रहता है आप उसकी नोट्स उठाते हैं, जो मुझे लगता है 2-3 कॉपी तो भरवा ही देंगे वो आपकी, और उसमें से क्वेश्चन फंसते नहीं हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर सिलेक्शन पाने में। तो थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग लगाइए, सिलेक्शन आपको ही पाना है, क्योंकि आप पढ़ने से पहले ही फीस दे देंगे वहाँ पे और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, वो अपना कोटा पूरा करेंगे और आप अपना कोटा पूरा करिए बस। तो इससे बेटर है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपने से मेहनत करिए, क्योंकि अपने से जब मेहनत की जाती है तब सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरे पे डिपेंड रहेंगे ना आप तो सिलेक्शन पाना बहुत मुश्किल है। तो कोचिंग के भरोसे बहुत मत बैठिए, और कोचिंग हो सकता है आप ही के भरोसे बैठा हो, कोई डायलॉग भी है मूवी का शायद। तो 45 को क्वेश्चन का सेकंड आंसर हो जाएगा ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। बहुत दिन बाद वैसे भी कोचिंग खुल रही है, तो आप लोग भी घूमने फिरने के मूड से जाएंगे। कोचिंग ज्वाइन करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़िए साथ में। फिर है अ लिस्ट ऑफ सम एसिड्स इज़ गिवन बिलो। तो इसमें पूछा है डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर पूछा है आपका, ठीक है। तो सबसे कम एसिडिटी किसकी होगी? 4th। फिर किसकी होगी? सबसे कम होगी 2nd। फिर है डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, सॉरी, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 2nd की। फिर होगी 4th की, फिर होगी 1st की, और फिर इसमें CH3 लगा है इसलिए इसकी होगी सबसे लास्ट की। जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे, और एसिड बेस का मेरे पास बहुत अच्छा नोट्स भी है, तो उसमें से मैं ट्रिक करके जैसे एसिडिटी और बेसिसिटी निकालने का कोई एक तरीका नहीं है कि वो रूल मैं बता दूं और आप सबका निकाल लें एसिडिटी और बेसिसिटी। वो क्वेश्चन के टाइप पे डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सा रूल लगेगा। तो मतलब जितने भी 10-15 तरीके से जितना मैं जानता हूँ वो मैं बता दूंगा तो सफिशिएंट रहेगा। वैसे आपका एसिडिटी और एसिड बेसिड ये सब जो ऑर्डर पूछता है ये आप कर लेंगे, और कोचिंग में भी आपको ऑर्डर बताया जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा अलग से मैं कुछ बता दूंगा आपको तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जहाँ से क्वेश्चन आता है मैं वहीं से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और बाकी ज्ञान तो बहुत दे सकते हैं सब आपको। फिर है 47 क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो B3N3S6, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। फिर है 48 क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द कॉम्प्लेक्स CONS36 Cl3H डिटरमाइंड बाय द कंडक्टिविटी मेजरमेंट। तो इसमें क्या होता है, आयोनाइज कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये देखिए CONS36 Cl3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इजी यही है। फिर 1 और +3 Cl,
तो 4 हो गया। टोटल नंबर कितने हो गया है? 4। तो ये तो कुछ था नहीं इसमें। ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मेटल बिकम्स पॉजिटिव, दिस मेटल इज कॉल्ड। तो ये कौन सा मेटल है? एल्यूमिनियम। तो कंसनट्रेटेड HNO3 हैज़ नो एक्शन ऑन एल्यूमिनियम बिकॉज द मेटल इज रेंडर्ड पैसिव ड्यू टू सरफेस ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एल्यूमिनियम। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म। तो फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड्स, क्योंकि फ्लोरीन के पास डी सबसेल नहीं होता है। तो इसका तो सो इट कैन हैव वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख दिया, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं, जहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा रहता है, जहाँ जरूरी होता है मैं वहाँ लिख देता हूँ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। तो ये सबका जो है आपका स्ट्रक्चर बनाना और हाइब्रिडाइजेशन निकालना कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो ये आप पढ़ ही लिए होंगे, कोचिंग सबसे पहले यही पढ़ाते हैं। तो इसमें सबका है, बहुत कोई टिपिकल नहीं था कि जिसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ अलग से। तो इसमें आंसर है BCl3 एंड CH3+ इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो SsP2 sp3 ऐसे तो मतलब मन में ही याद करके आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम 51 क्वेश्चन तक करते हैं। तो 2002 के हम लोगों ने 51 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। और ये वीडियो कल ही आ जाना था, लेकिन कुछ वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा नेट ख़त्म हो गया था, तो बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और बिना नेट के कुछ होता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही करते हैं, और आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू क्वेश्चन ज़रूर करिए, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन डेली 2 घंटे क्वेश्चन करिए और डेली वीडियो देखिए। आप वीडियो देख देख के सारे आंसर आपको ऐसे रट जाएंगे कि जब एग्ज़ाम होगा तो आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। आपको लगेगा आप ईयर के हिसाब से बता देंगे कि यूपी पीजीटी के किस ईयर में ये क्वेश्चन आया था। ये चैलेंज रहेगा आपको। और दूसरे जो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री का, आप उनको भी शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा। और प्लीज़ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता हो, तो अगर आपको लगता हो कि आपके लिए ये यूज़फुल है, तो वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन होता है, तो आप लोग प्लीज़ उसको लाइक भी कर दिया करिए, तो जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ लोगों तक कुछ तो फ़ायदा पहुंच रहा है। अदरवाइज़ सब कुछ ऐसे ही सुना सुना रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और 51 क्वेश्चन हो गए हैं 2002 तक के, और बाकी का हम लोग जल्दी कर लेंगे। तो ये है कि 4 सेट में मैं सोचा हूँ, 4 सेट में 1 साल का पेपर, जितना भी पीजीटी यूपी पीजीटी के 2000 से 2020 तक हुए हैं बीच में सारे मैं सॉल्व कराऊंगा। और 2001 में यूपी पीजीटी नहीं हुआ था, इसलिए 2002 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और बाकी का पेपर हम लोग बाकी का 51 क्वेश्चन के आगे इसके अगले वीडियो में रहेगा। तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर कोई फीडबैक देना हो तो आप वहाँ कमेंट कर दीजिए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहीं पे सारा PDF आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।